सर जुड़ गए हैं। हम्म। आचार्य जी प्रणाम करता हूँ। सर प्रणाम सर। तो मैं आप लोगों को जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। लोग हमें देख रहे हैं। 3 से 4 मिनट भी बचे हुए हमारे पास। 4 हाँ, मिनट। 4 मिनट में हम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, शुरुआत कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, फिर से। अब आप म्यूट हो गए थे एक्चुअली। अच्छा। हाँ। नमस्कार सभी विद्वत जनों का और हमारे श्रोताओं का। काशी फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज काशी डायलॉग पर श्रृंखला के अंतर्गत आज जो हमारे लिए चर्चा का विषय है वो काशी की ज्ञान परंपरा है। मैं संक्षिप्त में अपने फाउंडेशन के बारे में का परिचय देना चाहूँगा। हम सभी जितने भी युवा साथी हैं, हम लोगों ने काशी, एक ऐतिहासिक नगरी जो भारत की ऐतिहासिक नगरी है, उसको काशी और काशी के बाहर और विश्व में जो उसकी धरोहर है, उसकी संस्कृति है, उसका जो व्यापक इतिहास है, उसको हम जन-जन तक और विशेषकर युवा पीढ़ी तक पहुँचाने का हम कार्य कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने काशी फाउंडेशन के अंतर्गत काशी डायलॉग शुरू किया है, जिसपे हम काशी से जुड़े हुए उन तमाम विद्वानों को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और काशी की जो परंपरा, धरोहर है और उसके जो ज्ञान है, उसको जन-जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ काशी से ही आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो जुड़े हैं, पंडित प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी। मूलतः काशी से ही वो रहने वाले ख्यातिबद्ध ज्योतिष हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, वेदों के अच्छे जानकार हैं। साहित्य और काशी में रहते वो काशी को बहुत बखूबी वो समझते हैं और मुझे लगता है कि काशी की ज्ञान परंपरा को वो हमारे साथ अच्छे तरीके से बता पाएँगे। आज के इस कार्यक्रम का संचालन हमारे साथ गवीश जी कर रहे हैं, जो डीडी न्यूज़ के साथ संस्कृत के एंकर के रूप में उपस्थित हैं और ये हमारे साथ जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आता है मन की बात, उसका वो संस्कृत में अनुवाद भी करते हैं। भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के अखिल भारतीय संयुक्त सचिव भी है और युवा पीढ़ी में संस्कृत को पहुँचाने वाले में से हैं। तो मैं आगे के कार्यक्रम का संचालन आज के हमारे संचालक गवीश जी से निवेदन करूंगा कि वो विषय का संक्षिप्त विवरण दे और एक छोटी-सी और जानकारी मैं देना चाहता हूं कि जो साथी लोग हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, अंत में अभिनव जी उनके लिए चर्चा करेंगे और उनसे जुड़ी जानकारी देंगे, तो कृपया आप अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद भानु जी। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काश्यां हि काशते काशी, काशी सर्वप्रकाशिका, सा काशी विदिता येन, तेन प्राप्ता हि काशिका। काशी क्षेत्रं शरीरं त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञानगंगा, भक्ति श्रद्धा गयेयं निज गुरु चरण ध्यान योग प्रयागः। विश्वेशोऽयं तुरीयः सकल जनमनः साक्षी भूतोऽन्तरात्मा, देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनः तीर्थमन्यत् किमस्ति। आप सभी श्रोतागणों को आज के हमारे मुख्य वक्ता महोदय आचार्य पंडित विजय शंकर शुक्ल महोदय को सभी को प्रणाम करता हूं। काशी फाउंडेशन के द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं, आज यह है काशी की ज्ञान परंपरा, इस विषय में व्याख्यान सत्र का आयोजन किया गया है। काशी जो शब्द है वह शब्द अपने आप में ही बहुत विशाल शब्द है और यह विषय भी मैं समझता हूं बहुत ही एक अथाह, हर विषय यद्यपि अपने आप में सभी संभावनाओं को लिए हुए रहता है। आज हम हमारे मुख्य वक्ता के माध्यम से इस विषय पर बहुत विशद हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। थोड़े से कुछ विषय रखकर मैं आदरणीय विजय शंकर महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर प्रकाश डालें। काशी, जैसा हम जानते हैं कि एक नगरी, काशी का नाम जो है सामान्य लोगों के बीच में एक नगरी विशेष जो गंगा के किनारे है, जो गंगा के किनारे एक शहर है, उसको काशी कहा। काशी, जो आप सब में जो संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के छात्र वृंद होंगे, सभी जानते होंगे कि हर शब्द का अर्थ जानने के लिए हमें अंततो गत्वा भारत में संस्कृत की शरण में अवश्य जाना ही पड़ता है। और काशी तो संस्कृत का गढ़ है जो अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता है और सभी को प्रकाशित करता है। इसलिए भगवान शंकर के द्वारा लिखे गए काशी पंचकम में से जो मैंने आरंभ में पढ़ा श्लोक, वहां पर आया काशी सर्व प्रकाशिका। और हमारा इस काशी फाउंडेशन का जो ध्येय वाक्य है वह भी यही है कि जो काशी है वो सबको प्रकाशित करने वाली है। इस काशी जो है वो हर ज्ञान को प्रकाशित करने वाली है। इसका दूसरा नाम है वाराणसी। इसके विषय में भी बहुत सारे हमारे श्रोता वृंद सब जानते हैं और शायद आचार्य जी भी इस बात को लेंगे कि जो वाराणसी नाम है वो नाम है वरुणा नदी और जो काशी का 80 घाट है, इन दोनों का योग, इन दोनों के बीच का जो स्थान है उसे वाराणसी कहते हैं। जो आप सब काशी के अगर जानते होंगे तो संपूर्णानंद जो है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वो वरुणा नदी के ही घाट पर, तट पर स्थित है। काशी का एक अर्थ जो है वो है प्रकाश, विच एनलाइटन अस, जो हमें आत्म ज्ञान से, हर प्रकार के ज्ञान से हमको उद्दीप्त करती है, ज्ञानमय बनाती है। ऐसी नगरी जहां से हम ज्ञान की बात समझते हैं। हम कई
मूवीज में भी ऐसा देखते हैं कि जो काशी का बच्चा बच्चा है वो भी जब हर हर महादेव कहता है तो उसके हर हर महादेव कहने में जो आत्मविश्वास, जो दृढ़ता और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो शायद कहीं अन्य स्थान के व्यक्ति में नहीं होती, क्योंकि वह जो आभा मंडल है भगवान विश्वनाथ का वह उसको प्रकाशित करता है। भक्ति की बात कहें, कर्म निष्ठा की बात कहें, कैसे काशी का एक एक गुरु प्रातः 4 बजे से अपनी संध्या वंदन कर कैसे छात्रों को शास्त्रार्थ की परंपरा में प्रवृत्त करने के लिए, लोगों को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है, प्रवर्तित करता है। काशी हमें विश्वास सिखाती है। ऐसी काशी हमारे जीवन को सब प्रकार से आनंदित करती है। आज का यह हमारा जो विषय बड़ा ही व्यापक विषय है और मैं समझता हूं कि मैं इस विषय को उपस्थापित करने के लिए भी शायद बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे ऐसा अवकाश प्रदान किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक जिज्ञासु श्रोता हूं, तो मैं अपने आज के जो आदरणीय वक्ता महोदय हैं, आदरणीय विजय शंकर शुक्ल जी, पांडुलिपियों के लिए विशेष रूप से जिन्होंने एक उन पांडुलिपियों को एक सही ढांचा देने के लिए जिनका संस्कृत के क्षेत्र में भी बड़ा नाम है, ऐसे आज के हमारे आदरणीय वक्ता विजय शंकर शुक्ल महोदय को मैं सादर निमंत्रित करता हूं कि आप अपने ज्ञान से इस काशी के प्रकाश से हम सबको प्रकाशित करें। आदरणीय विजय शंकर। भारती भारतीभिः सजोषा इडा देवैर्मनुष्यैर्भिरग्नि सरस्वती सारस्वतीभिरर्वा तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम श्रद्धेय, आज इस सारस्वत सत्र का संचालन कर रहे माँ भारती के अनन्य सेवक, निरंतर भारतीय विद्या के प्रचार प्रसार में जो स्वाध्यायरत हैं, तपस्यारत हैं, ऐसे श्री गवीश द्विवेदी जी, एक बहुत ही रोमांचकारी सफर जो काशी फाउंडेशन के माध्यम से डॉक्टर भानु जी, अभिनव जी और आपके सभी मित्र जो यह कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, यह निश्चय रूप से एक भारतीय विद्या के योगदान के क्षेत्र में, भारतीय विद्या को समझने के क्षेत्र में एक नया आयाम लेकर उपस्थित हो सकता है। क्योंकि काशी को समझने का अर्थ है कि आप समस्त ब्रह्मांड को समझ रहे हैं, भारतीय विद्या के तत्व को समझ रहे हैं। काशी का जो स्वरूप बनता है वह स्वरूप कुछ उसी तरह है कि जब हम वेद मंत्र पढ़ते हैं, वेद मंत्र का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब हमारे सामने जो अर्थ उपस्थित होता है उसका एक और अर्थ होता है और उसका जो परोक्ष अर्थ है वह कुछ और होता है। उसी तरह काशी के परिप्रेक्ष्य में हम काशी को देखते हैं। भारत के अगर भौगोलिक विभाजन को देखें तो हम कर्म क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र एवं मुक्ति के क्षेत्र के रूप में हमारे सामने 3 विशाल क्षेत्र उपस्थित होते हैं। यह यात्रा कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होती है कर्म क्षेत्र के रूप में,
ज्ञान क्षेत्र के रूप में हमारे सामने प्रयाग है, और जब हम मुक्ति क्षेत्र के रूप में स्मरण करते हैं तो वह हमारे सामने काशी के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। हमारे आदरणीय द्विवेदी जी ने मेरा कार्य काफी आसान कर दिया इस रूप में कि काशी के जो अर्थ हो सकते हैं उनके ऊपर आपने प्रकाश डाला। तो काशी का जो यह अर्थ है, काशयति प्रकाशयति इदम सर्वम इति काशी, जो सबको प्रकाशित करे, समस्त ब्रह्मांड को जो प्रकाशित करे वह काशी है। काशी कोई नगरी नहीं है। नगर के रूप में अगर हम काशी को देखते हैं तो हम संकीर्ण हो जाते हैं। इसका जो विस्तार है वह अनंत है। इसका विस्तार तब से है जब काशी में गंगा नहीं थी। तब यह काशी कैसी थी? जब गंगा नहीं थी तब इसका क्या स्वरूप था? अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना है, इसके मूल बिंदु को समझना है, और काशी के माध्यम से यह ज्ञान परंपरा कैसे समस्त ब्रह्मांड में, संपूर्ण भारत में कैसे यह विस्तारित हुई, इसे समझना है, तो इन बिंदुओं को भी हमें समझना पड़ेगा। मैंने कहा कि हमारे सामने 3 क्षेत्र आते हैं, कर्म क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र और मुक्ति क्षेत्र। लेकिन यह जो त्रिवेणी है, यह काशी में आकर के इसका विस्तार होता है। संपूर्ण भारत में अगर त्रिक के रूप में देखें तो हमारे सामने कई त्रिक बनते हैं, और जहां केवल 2 मिलते हैं वह स्थान प्रमुख हो जाता है। जहां 2 नदियां मिलती हैं तो स्थान मिलते हैं, संगम बनता है, वह पवित्र हो जाता है। और तीर्थराज प्रयाग तो गंगा, यमुना और सरस्वती के कारण तीर्थराज बन जाता है। लेकिन काशी जो है उससे भी ऊपर है। वही त्रिवेणी जब काशी में आकर के पंचगंगा के स्वरूप को, जब धूत पापा और किरणा का उसमें समावेश होता है, तो वह पंचगंगा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। काशी में जो स्वरूप त्रिदेव के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, वह काशी में इतना समेकित हो जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के तत्व उस काशी में उपस्थित हो जाते हैं। अगर हम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरे काशी, उस रूप में अगर हम ब्राह्मण को देखते हैं, हिरण्यगर्भ को देखते हैं, तो वह केवल सृष्टि के करता है। जब हम विष्णुर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवान विमेरजांस के रूप में भगवान श्री विष्णु को देखते हैं, तो वह केवल हमारे सामने पालन के रूप में, हमारे अभिरक्षण के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन जैसा कि बाणभट्ट कहते हैं, रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो काशी के जो शिव हैं, काशी में जो विश्वनाथ हैं, वो हमारे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतुवे, हमारी उत्पत्ति के भी हेतु हैं, हमारी रक्षा के भी हेतु हैं, और हमारे विनाश के भी हेतु हैं। तो इस शिव के स्थान के रूप में यह काशी जो है वह इस ब्रह्मांड में, जिसे हम आज वाराणसी कहते हैं, वहां हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। तो ब्रह्मांडीय तत्व क्या है जो काशी को संपूर्णता के साथ प्रतिष्ठित है? ऐसा भारत में या विश्व में कहीं नहीं है कि समस्त ब्रह्मांड के प्रतिनिधिभूत तत्व वो कहीं पर हमें दिखाई पड़े। लेकिन काशी वह स्थान है, काशी वह बिंदु है जो समस्त ब्रह्मांडीय तत्व जो हैं वह काशी में हमें स्थूल रूप में भी विराजमान दिखाई पड़ते हैं, विग्रह के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे क्या तत्व हैं जिनके कारण काशी जो है वो एक ब्रह्मांड के, निखिल ब्रह्मांड के
तत्व के रूप में, या एक तरह से कहेंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है, उस रूप में अगर हम हमारे सामने है तो उसके तत्व क्या हैं? तो काशी में मैंने कहा कि दोनों तत्व हैं, विष्णु तत्व भी हैं और शिव तत्व भी है, उसकी चर्चा भी हम करते हैं किस रूप में है। फिर और क्या तत्व हो सकते हैं? तो ये इन सब तत्वों में शिव तत्व है और शक्ति तत्व है। तो शक्ति तत्व के रूप में भी भगवती यहाँ विराजमान है। और यहाँ क्या है, उनके अगर एक तरह से समग्रता को देखें तो इस काशी में 56 विनायक विराजमान हैं। उनके विस्तार को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान हैं। यहाँ नवग्रहों के रूप में, यहाँ नवग्रहों के स्थान विराजमान हैं। एक एक देवता के रूप में अगर उनके अलग अलग तत्वों को हम देखें, जिनसे मिलकर के यह समस्त ब्रह्मांड की पूर्णता होती है, वो उन सब के स्थान इस काशी में उस रूप में विराजमान है। तो अब जो है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्रोत है, वह स्रोत इन्हीं तत्वों में निहित है। यह तत्व क्या है? यह तत्व है वैष्णव तत्व, शैव तत्व, शाक्त तत्व, गणपत्य तत्व और सौर तत्व। ये 5 तत्व मिलकर के भारतीय ज्ञान परंपरा का धीरे धीरे विस्तार करते हैं। इस विस्तार के क्रम को हम आगे बताएंगे। अभी इसके थोड़ा सा काशी के बारे में और चर्चा कर। तो जब से भगवती गंगा यहाँ नहीं प्रवाहित हो रही थी, ये आप सब जानते, स्पर्श हुआ इस भूमि में, वह भगीरथ के प्रयास के बाद ही हुआ। और उस परंपरा में रघुवंशियों की, लेकिन शिव उससे भी पूर्व हैं। तो शिव और शक्ति का जब यहाँ पर इस सम्मिलन होता है, यहाँ पर उपस्थिति होती है, उस समय यह आनंद कानन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और अभी यह आनंद कानन ही है, आनंद कानन के आगे नहीं है। काशी और आनंद कानन के आगे का जो बिंदु है वह है कि कैसे ये अविमुक्त क्षेत्र है। यह अविमुक्त क्षेत्र कब बनता है? तब यह जो संदर्भ है हमें वो पुराणों में मिलते हैं। एक बात अभी प्रारंभ में ही मैं कह देना उचित समझता हूं कि हम जब भारतीय विद्या के ज्ञान के क्षेत्र में, भारतीय विद्या को समझने के क्षेत्र में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत और पुराण में कोई भेद नहीं करना चाहिए। सब एक दूसरे के व्याख्या ग्रंथ हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है। अगर हमें अपने पूरे ज्ञान को समझना, ज्ञान परंपरा को समझना है, संपूर्ण भारतीय मनीषा को समझना है, तो उनकी जो एक एक बिंदु पर जो समझने की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं के माध्यम से मिलती है। तो यदि हम पुराण से कुछ वक्तव्य को सहारा लेकर, आश्रय लेकर कुछ अपनी बात को पुष्ट करना चाहते हैं, तो उसको केवल यह नहीं समझना चाहिए कि अरे यह तो पुराण में है, पूर्व में इसका उल्लेख इस रूप में नहीं हुआ है। तो हमारे पुराणों में विशेष रूप से शिव पुराण में एक कथा आती है। एक कथा वह इस रूप में है कि जब भगवान शिव और शिवा ने जो है इस आनंद कानन में निवास करते हुए यह मन में इच्छा हुई, या मन में एक तरह से अंकुरण हुआ कि यहाँ पर जो है पुरुषोत्तम की उपस्थिति होनी चाहिए। तो उनकी इच्छा मात्र से, उनकी इच्छा से भगवान श्री पुरुषोत्तम का अर्थ मतलब जिसका कोई जो अनुपमेय हो, ऐसा पुरुष, ऐसा जो है मूर्तिमान स्वरूप जो है कि जिसकी उपमा किसी से ना की जा सके। निश्चय रूप से अगर पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सामने कोई चित्र जो है, कोई उपस्थिति हमारे सामने आती है, तो भगवान श्री नारायण, श्री विष्णु के रूप में ही आती है।
तो भगवान श्री पुरुषोत्तम की यहाँ उपस्थिति हुई और उस उपस्थिति में भगवान श्री विष्णु ने बहुत काल तक जो है इस स्थान में तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने जो है उनसे कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ और अब आप बताएं कि इस आपको मैं आपकी इच्छा के रूप में वर के रूप में क्या दूं। तो उस समय श्री पुरुषोत्तम ने उनसे यह मांगा कि आप इस स्थान को कभी ना छोड़ें, अर्थात यह अविमुक्त क्षेत्र है। तो उन्होंने भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा और तब से यह काशी अविमुक्त क्षेत्र के रूप में हुई। अब यही सबसे पहला जो तीर्थ बनता है काशी में वो यही स्थान में बनता है, क्योंकि उसमें भगवान शिव के उनके तपस्या के आनंद को देख करके उनके कर्ण में जो सर्पमणि थी वह सर्पमणि जो है उस भूमि पर गिर पड़ी। तो भगवान शिव ने कहा कि अब यह स्थान आज से मणिकर्णिका के रूप में विख्यात होगा और यह जो है बहुत ही परंपरा से यह स्थान से जो भी कोई कार्य प्रारंभ होगा या इस स्थान पर के स्पर्श से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब वह पंचक्रोशी का जो प्रथम बिंदु मणिकर्णिका का सूत्रधार शिव पुराण के अनुसार उस बिंदु से होता है और फिर वहीं पर जो है भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र पुष्करणी का जो है वहीं पर उपस्थिति की। तो ये दो प्राचीन तीर्थ जो एक तरह से प्राचीनतम तीर्थ काशी के हैं, वह मणिकर्णिका का वह स्थान जहां भगवान श्री विष्णु ने तपस्या की और उसके बाद चक्र पुष्करणी जो प्रथम जल का स्रोत जो है इस काशी में उपस्थित हुआ वह भी उनके माध्यम से हुआ। और इसके अनंतर भगवान श्री विष्णु भी वहीं आदिकेशव के रूप में वही विराजमान हुए, वह भी स्थान यहाँ पर उपस्थित है। तो काशी, अब यह काशी जो है वह काशी से धीरे धीरे आनंदवन से अविमुक्त क्षेत्र और फिर जैसा कि हमारे श्री द्विवेदी जी ने कहा कि यह वाराणसी के नाम से और विशेष रूप से यह जो है वह राजा दिवोदास के साथ इसको जोड़ा जाता है कि यहाँ उन्होंने नगर के रूप में काशी की उपस्थिति की। तो अब यह धीरे धीरे अब और बहुत से नाम अब धीरे धीरे जैसे जैसे कालक्रम में बढ़ता रहा वैसे काशी की गरिमा जो है, काशी की गरिमा कभी कम नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर भारतीय तीर्थों के क्षेत्र में देखें विद्या के स्थान के रूप में देखें, स्थापत्य के रूप में देखें, आगमिक परंपरा के रूप में देखें तो भारत में काशी एक ऐसा स्थान है कि निरंतर जो है गरिमा मंडित होता रहा। तो अब इसके बाद जो है जब हमारी बौद्ध परंपरा हमारे सामने आती है तो उस समय यह काशी ऋषिपत्तन के रूप में, इसिपत्तन के रूप में इसको नए नाम इसको प्राप्त होते रहे। और हमारी जैन परंपरा में जातक कथाओं में तो इसको ब्रह्मवड्ढन के रूप में इस काशी को स्मरण किया गया, इस काशी को स्वीकार किया गया। तो यह एक काशी का जो है ये स्थूल रूप से काशी के नाम का इतिहास है। काशी के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं। द्विवेदी जी ने कहा कि जो सबको प्रकाशित करे, ऐसा कौन सा तत्व है जो सबको प्रकाशित कर सकता है? तो वह केवल एक ही तत्व है, ज्ञान तत्व। केवल ज्ञान जो प्रकाश है, जो दीप्ति है, जो तेज है, उसका अर्थ ही होता है ज्ञान। तो यहाँ ज्ञान का जो है यहाँ स्रोत है। किसी भी विशिष्ट ज्ञान को प्रसार करना होता है, ज्ञान का प्राप्त करना होता है, आत्मचिंतन करना होता है, वह दिगंत से काशी आता है। और यह क्रम जो है
किसी भी संप्रदाय के साथ ऐसा नहीं रहा कि एक संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में जितने भी संप्रदाय हुए उनमें सभी संप्रदाय के लोग काशी आए, चाहे वो हमारे वैदिक परंपरा के लोग हों, चाहे वो बौद्ध परंपरा के लोग हों, चाहे जैन परंपरा के लोग हों। बौद्ध परंपरा में आप सब जानते हैं कि जो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रारंभ हुआ इसी काशी, इसी सारनाथ में हुआ। हमारे जैन परंपरा में तो 4 तीर्थंकरों की यह जन्मभूमि रही। सबसे प्रमुख जो है पार्श्वनाथ महाराज, उनका जन्म भी काशी में हुआ, श्रेयांसनाथ का भी जन्म हुआ, चंद्रप्रभु जी का भी जन्म हुआ। 4 तीर्थंकर हमारे जैन परंपरा के वो काशी में विराजमान हुए। तो इस तरह से यह काशी जो है वो निरंतर जो है अलग अलग रूप में, बहुत काल के बाद मध्यकाल में ये जो नया नाम है जो है वह बनारस जो है, बनारस के रूप में काशी जानी गई और आज भी जानी जा रही है। तो यह तो काशी के इतिहास को लेकर के, काशी शब्द को लेकर थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब हमें मुख्य बात जो है वो ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में करना है कि काशी का जो योगदान है वो ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में क्या है। तो ज्ञान के 2 ही तत्व हैं, शिव तत्व है या विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व जो हैं, जो श्री विष्णु है, वो ज्ञान का एक तरह से रक्षण करते हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो तो भगवान श्री विश्वनाथ ही, विश्वेश्वर ही हैं। यहाँ पर मैं अपने आधुनिक काल के जो भारत में मुझे लगता है कि सबसे वयोवृद्ध विद्वान है संस्कृत विद्या के, उन्होंने 100 से अधिक सर्गों में एक महाकाव्य लिखा है, भारत के इतिहास का महाकाव्य स्वातंत्र संभवम। तो स्वातंत्र संभवम के जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। तो द्विवेदी जी 2य सर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो काशी के बारे में कह के आगे बढ़ जाते हैं। काशी को समझने के लिए बस यही तत्व जो है उसी से हम समझ सकते हैं। कहते हैं कि छात्रालय भूत समस्त गेहा विद्यालयायन्ति ही यत्र रथ्या। कहते हैं यहाँ के जो प्रत्येक घर हैं वह छात्रावास है। सारे ये यहाँ के घरों को घर नहीं समझना चाहिए, ये तो विद्यार्थियों की छात्रावास हैं। वह विद्या के क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं और यहाँ की जो गलियां हैं वो गलियां ही विद्यालय हैं। विद्यालय ही यत्र रथ्या है, ये जो गलियां हैं यही विद्यालय हैं। और फिर आचार्य कौन है? तो आचार्य साक्षात भगवान श्री विश्वेश्वर विश्वनाथ हैं। तो ऐसे स्थान में जहाँ आचार्य स्वयं भगवान विश्वनाथ हों, वहां तो विद्या की, ज्ञान के प्रचार प्रसार की क्या स्थिति होगी, इसका तो कोई भी एक तरह से मूढ़ व्यक्ति भी इसका आकलन कर सकता है कि भारतीय विद्या के क्षेत्र में काशी का कैसे योगदान, किस तरह से आगे धीरे धीरे बढ़ा। अब जो है मैंने कहा कि जो ज्ञान के रक्षण का जो हेतु है वह भगवान श्री विष्णु के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो काशी में दोनों तत्व उपस्थित हुए, तब उनकी उपस्थिति से ही वेद विद्या की यहाँ उपस्थिति हो गई। अब वेद विद्या की उपस्थिति इस रूप में हुई कि उसका जो हेतु बना वो महाराज दिवोदास के साथ तो बना ही, यद्यपि वो आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे। उसी परंपरा में सबसे पहले जो है भारत में अगर आयुर्वेद के अध्ययन की स्थापना हुई तो उनको उसी से मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उस परंपरा में जितने भी राजा हुए, सब राजाओं का जो वैदुष्य था, वह वैदुष्य के कारण जो है वो काशी में सारी शास्त्र परंपराएं जो हैं वो आगे धीरे धीरे बढ़ती रही। क्योंकि अगर कहीं राजा जो है, राजा विद्या के मूल्य को नहीं समझते हैं, विद्वान के महत्व को नहीं समझते हैं, जैसा भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्य प्रदेयागमा इत्यादि। अर्थात जो है अगर जो है जहां पर ऐसे
विद्वान हों, जिनकी पढ़ाई हुई विद्या छात्रों के अत्यंत कार्य में आती है, उनकी मेधा जो है बहुत तीव्र होती है, ऐसे अगर विद्वान लोग जिस राजा के आश्रय में निर्धन होकर के निवास करें तो उस विद्वान का दोष नहीं है, उस राजा का दोष है। क्योंकि अगर कोई मणि पड़ी हुई है और कोई जौहरी मणि को नहीं पहचान रहा है तो मणि का दोष नहीं है, यह तो उस जौहरी का दोष है कि जो मणि को नहीं पहचानता। तो काशी के परिप्रेक्ष्य में यह हुआ कि काशी में कभी भी यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के जो भी, जब भी काल परंपरा से आज तक भी जो राजा हुए उन सब ने विद्वानों का बड़ा आदर किया। इस संबंध में अगर आप बृहदारण्यक उपनिषद में देखें तो वहां राजा अजातशत्रु का और गार्ग्य का एक बहुत बढ़िया हमें आख्यान मिलता है। तो गार्ग्य जो है एक बहुत ही तेजस्वी और ब्रह्म ज्ञान संपन्न बालक, वो महाराज अजातशत्रु के सामने आकर के उपस्थित होता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा, आपको ब्रह्म ज्ञान देना चाहता हूं, मैंने विधिवत अध्ययन किया है गुरु परंपरा से और मैं चाहता हूं कि मैं कोई अपना शिष्य बनाऊं। तो महाराज अजातशत्रु ने कहा कि नहीं, आप ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप हमारे राज्य में आए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले स्वर्ण जटित 1000 गायें पहले ऐसे ही आपको देता हूं। क्यों देता हूं कि यह जो समय है, जो हमारा बृहदारण्यक और जो छांदोग्य का जो समय है, वो उपनिषद काल के रूप में हम उसको जानते हैं, यद्यपि मैं इस पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि मैं एक बात इसी ज्ञान परंपरा के संबंध में ये मैं कह दूं कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में किसी भी प्रकार का जो है वो काल भेद करना और उसमें बंटवारे की कोई सीमा बनाना, यह संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है कि अब जब अगर हम कहें कि वेद जो है, वेद अलग है और उपनिषद अलग है, तो फिर हम ईसावास्य उपनिषद को वेद कहें कि ना कहें, क्योंकि वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। फिर अगर ब्राह्मण और उपनिषद या आरण्यक अलग है तो ये शतपथ ब्राह्मण जिसे हम कह रहे हैं, ये बृहदारण्यक उपनिषद जिसे कह रहे हैं, ये शतपथ ब्राह्मण का भाग है। तो जितने हमारे उपनिषद हैं वो किसी ब्राह्मण के अंग हैं या किसी आरण्यक के हैं, तो उनमें भेद कहाँ रह गया। तो ये काल की दृष्टि से इसको बांटना जो है ये एक असंभव प्रयास है, जो विद्या प्रेमी लोग अपनी दृष्टि से करते रहते हैं, कुछ करने के लिए उनको मिल जाता है। फिर भी बृहदारण्यक की जो चर्चा है वह चर्चा उस समय की है जब मिथिला में महाराज जनक उपस्थित का राज्य था। तो उन्होंने कहा कि आजकल जो हर विद्वान है वो मिथिला ही जाता है, बनारस कोई आता ही नहीं है, और आप एक ऐसे हैं कि बनारस आए हैं और ब्रह्म ज्ञान देने आए हैं, तो हम आपको 1000 गायें आपको पहले देते हैं। और उसके बाद जो गार्ग्य और अजातशत्रु का जो संवाद चलता है, उस संवाद में जो भी प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं उसको गार्ग्य जो है उत्तर नहीं दे पाते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि महाराज अजातशत्रु इतने प्रतिभा संपन्न ब्रह्मज्ञानी थे कि उनके सामने एक ब्रह्म ज्ञान संपन्न ऋषि कुमार जो है उनके उत्तर नहीं दे पाता, और उनका शिष्य बनने के लिए उपस्थित हो जाता है। ये काशी के राजाओं की परंपरा थी। तो उनकी परंपरा से यहाँ संपूर्ण वेद विद्या का प्रचार प्रसार हुआ। और यहाँ के जो वेदविद जो ब्राह्मण थे, जो अग्निहोत्री थे, उनको अपने संस्कार में, अपने कर्म में, अपने श्रौत्र कर्म में इतना उनकी अगाध निष्ठा थी कि एक बार यहाँ शात्राजित के समय जो है वह अश्वमेध यज्ञ हुआ, और वह अश्वमेध यज्ञ जो है सफल नहीं हुआ। और उस समय बनारस के लिए, काशी के लिए एक तरह से वह जो अश्वमेध यज्ञ था वह बहुत ही उत्साहपूर्ण नहीं था। क्योंकि उस समय काशी के जो ब्राह्मण थे उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोग अब श्रौत्र अग्नि नहीं धारण करेंगे, क्योंकि अग्नि की पवित्रता खंडित होने का मतलब है कि तपस्या में कोई कमी हो जाना,
और वहां से उस बिंदु से काशी में जो है श्रौत परंपरा का, यज्ञीय परंपरा का, मुझे लगता है कि जो दशाश्वमेध, जहाँ इतने अश्वमेध यज्ञ हुए हों जिसके कारण दशाश्वमेध घाट है, उसके कारण यहाँ बाधा पड़ी। लेकिन सारी विद्याएं धीरे धीरे इस क्रम में यहाँ आगे बढ़ती रही। अब यह जो क्रम था भारतीय विद्या का, यह भारतीय विद्या का क्रम जो था, यह सनातन वैदिक परंपरा का समय था, जिस काल को अगर आप कहीं भी ले जाएं आज से 3000 वर्ष पूर्व तक, अगर राजा दिवोदास के काल के बारे में सामान्यतः लोग कहते हैं कि वो अगर कम से कम 3500 वर्ष पूर्व तो रहा ही होगा। वेद के बारे में जो भी हम चर्चा करें तो उसको कहीं भी जो है 3500-4000 वर्ष के पूर्व ही हमको बात करनी पड़ती है, उसके पूर्व जो है वो कहीं भी हम रख सकते हैं, बहुत अवकाश है। तो तब तक यहाँ संपूर्ण जो है वो ज्ञान परंपरा यहाँ वेद विद्या के रूप में विराजमान थी। अब 6ठी शताब्दी में जब भगवान गौतम बुद्ध जी का यहाँ की उपस्थिति हुई तो ज्ञान परंपरा की दृष्टि से एक बौद्ध परंपरा भी यहाँ प्रतिष्ठित हुई, और उसी समय भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के बाद जो है वो जैन परंपरा का भी स्थान भी यहाँ धीरे धीरे निश्चित हुआ। अब इन परंपराओं में ये जो ज्ञान परंपरा है, इसके बिंदु क्या क्या है, तो केवल इससे जो है वो जो हम आज देख रहे हैं वह स्रोत आगे हमें नहीं दिखाई पड़ता। तो हमारे सामने 2500 वर्ष पूर्व अब 3 बिंदु हो गए। एक बिंदु हुआ हमारी वैदिक परंपरा, एक बौद्ध परंपरा और एक हमारी जैन परंपरा। तो अब इस परंपरा में अब ज्ञान कैसे आगे बढ़ता है इसको देखना पड़ेगा हमें। तो आप सब जानते हैं 6ठी शताब्दी में जब ईस्वी पूर्व में जब जो है महर्षि गौतम के बाद हमें न्याय सूत्र मिला, और न्याय सूत्र के बाद जब हमारे सामने अर्थशास्त्र आया, और अर्थशास्त्र के माध्यम से जब भारतीय विद्या का चतुष्टय आणविक त्रैवार्ता दंड नीतिश्च के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, तब भारतीय विद्या नए रूप में हमारे सामने आने लगी। क्योंकि इसके बाद जो है हम लगभग उसी कालक्रम के बाद, क्योंकि जो हमारे सामने मूल मंत्र परंपरा थी वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद के रूप में, उसको भी हमको उसी रूप में रखना संभव नहीं लग रहा था। तब हमारे सामने उनकी रक्षा के लिए वेदांग आए। वेदांग का जो मुख्य उद्देश्य था वो वेदों की रक्षा करना, वेदानाम रक्षार्थे, वेद की रक्षा के लिए उनकी उपस्थिति हुई। तो उसमें जो सबसे प्रमुख और जो तत्व थे उसमें एक तरह से 3 त्रिक बनते हैं। उसमें एक तरफ से शब्द को सुरक्षित रखने के रूप में हमारे सामने व्याकरण और निरुक्त की उपस्थिति हुई, और दूसरी तरफ हमारी जो यज्ञीय व्यवस्था थी उसके लिए हमारे सामने छंद और ज्योतिष, कैसे उसका सही उच्चारण होगा, कब हम यज्ञ करेंगे, इत्यादि। आज के परिप्रेक्ष्य में उस ज्योतिष का नहीं मतलब है। वहां जो वेदांग ज्योतिष है वह ज्योतिष फलित ज्योतिष के रूप में नहीं है। उसमें वो मुख्य रूप से जो है वो यज्ञीय व्यवस्था, कब पूर्णिमा होगी, कब हम अमावस्या होगी, कब हम सोमयाग करेंगे, इत्यादि के क्रम को समझने जानने के लिए वहां वेदांग ज्योतिष उस रूप में है। छंद जो है वो मंत्रों का एक विशिष्ट, बिना छंद देवता और के जो है वो पूरी विनियोग परंपरा नहीं होती। और फिर इसके साथ साथ जो कल्प की उपस्थिति हुई, क्योंकि अभी तक हमारे सामने जो ब्राह्मण थे वह उस रूप में उनका मैनुअलाइजेशन नहीं हुआ था, वो प्रबंध ग्रंथ नहीं बने थे। प्रबंध की किस शाखा परंपरा के अनुसार किस यज्ञ का अनुष्ठान कैसे होना चाहिए, इसका जो प्रबंध है, इसका जो मैनुअल है, वह हमारे सामने कल्प के रूप में आया। और कल्प के रूप में हमारे सामने 5 ऐसे आचार्य आए, उनमें बौधायन, आपस्तंभ, आश्वलायन
मानव और बाधूल, ये इन आचार्यों ने पहली बार जो है जब हमारे सामने मैनुअल दिया, जिसको हम श्रौत सूत्र कहते हैं, तो उसमें उसके दो विभाग किए। एक विभाग तो किया उन्होंने श्रौत का, एक किया सुल्भ का। तो सुल्भ आया हमारे सामने, सुल्भ सूत्र आए, उससे जो है भारतीय विद्या का एक तरह से क्षेत्र ही बदल गया। भारतीय विद्या में एक तरह से एक ऐसा नवाचार शुरू हुआ उस समय, लगभग 3000 वर्ष पूर्व, कि हम जिस चीज को अभी अपने अंतःकरण में रखे हुए थे, जिस वेदी निर्माण की प्रक्रिया को, जिस यज्ञ मंडप बनाने की विधि को हम अंतःकरण के माध्यम से सीधे सीधे कर रहे थे, वह जो है हमारे जो विचार हैं वो प्रबंध के रूप में आ गए, और उससे फिर हम यज्ञ मंडप इत्यादि और ज्योमेट्री का जो विकास हमने प्रारंभ किया उसके साथ किया। और उसके साथ हमने केवल यही नहीं किया कि केवल हम यज्ञीय व्यवस्था को बनाने के लिए ये सब कर रहे थे, हमने समाज को सुव्यवस्थित चिंतन देने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा इन महर्षियों ने हमारे सामने शास्त्र दिया, वो धर्म सूत्र के रूप में और गृह सूत्र के रूप में शाखा भेद से दिया। शाखा भेद का अर्थ होता है कि इस क्षेत्र विशेष में भारतीय संपूर्ण भारत को अगर समझना है, संपूर्ण भारत की अगर ज्ञान परंपरा को समझना है, तो भारत के भूगोल को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब भी कोई आचार्य अपनी बात कहता था, तो आचार्य जो है भारत के भूगोल के साथ कहता था। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे आचार्य जो सब हमारे सामने आए, वो भगवान भाष्यकार पतंजलि आए। तो भगवान भाष्यकार पतंजलि जो हैं वो सबसे पहले भूगोल देते हैं भारत का, कि ये क्या है, ये सप्तद्वीपा वसुमती, ये संपूर्ण भूमि कैसी है, कैसे इसका विस्तार है, कैसे किस तरह से है। तो इस तरह से ये जो इस विस्तार के साथ हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, इस भारत भूमि में शाखा परंपरा का, वेदों के अध्ययन अध्यापन का क्रम बना, और उस क्रम को और विस्तारित किया हमारे कल्प सूत्रकारों ने। और उसमें जो सामाजिक संरचना को जो आगे बढ़ाने का काम, मजबूत करने का काम हमारे धर्म सूत्र और सूत्रकारों ने किया। और धर्म सूत्रकारों की और गृह सूत्रकारों की जो भारत में जो सबसे प्रधान भूमि बनी, जहां जिसका आश्रय लेकर, वेदों का जो आश्रय लेकर मीमांसा के साथ जो सबसे अधिक कार्य हुआ, वह काशी में हुआ। और वो लगातार जो है वो एक तरह से हम कहें कि उस परंपरा में धीरे धीरे चलता हुआ मध्यकाल में आकर के तो वह बहुत ही मजबूत हुआ। और एक तरह से धर्म सूत्रकारों की, निबंधकारों की एक पूरी की पूरी जो है परंपरा आगे बढ़ गई। उस परंपरा में बढ़ने में ऐसा नहीं रहा कि वो नैयायिक हैं, कि वो मीमांसक हैं, अथवा वो साहित्य के विद्वान हैं। सब आगे बढ़कर सब किसी न किसी रूप में धर्मशास्त्र के क्षेत्र में अपना योगदान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये धीरे धीरे ये सारी बातें ये आगे चलती रही। और महाभाष्यकार के बाद धीरे धीरे जैसे जो विद्याएं आती गईं, नाट्य शास्त्र का प्रवर्तन हुआ और भी सारी विद्याएं आई। तो अब हमारे सामने जो हैं, भारतीय विद्या के सामने नए शास्त्र प्रवर्तित होते गए। उस प्रवर्तन में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वह है आगम ग्रंथों का। और उन आगम ग्रंथों का उनकी जो समग्रता है, उनकी जो होलिस्टिक विजन है, वह विजन जो है वह काशी में पूरी तरह से हमें दिखाई पड़ती है। क्योंकि आगम में हमने कहा कि जो यहाँ का जो ब्रह्मांडीय जो तत्व है वह यहाँ इसका जो है एक तरह से विग्रह के रूप में जो विराजमान है। तो वो जब विग्रह के रूप में विराजमान है तो उनके द्वारा, उनके साथ उनके जो विधान हैं, विधान कहने का मतलब उनके जो मंदिर बनाने के विधान हैं, उनके मूर्ति का विधान है, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा का विधान है, उत्सव का विधान है, व्रत का विधान है, पूजन का विधान है, इत्यादि जो विधान हैं, ये जो मैनुअल हैं, यह सब जो ग्रंथ के रूप में आए तो हम इनको आगम ग्रंथ कहते हैं। और उस परंपरा में ये आगम ग्रंथ
हमारे सामने वैष्णव आगम के रूप में, शैव आगम के रूप में, शाक्त आगम के रूप में और गणपत्य आगम के रूप में और सौर अर्थात सूर्य पूजा से संबंधित रूप में हमारे सामने आए। इन्हीं के साथ साथ, इन्हीं के सबके साथ साथ पुराणों का जो है एक तरह से प्रतिपादन, पुराणों की उपस्थिति होती गई। क्योंकि प्रायः जो है, जो पुराण है वह पुराण किसी, नाम तो विष्णु पुराण है, कहने का तात्पर्य यह है कि वो विष्णु के संबंध में, उनके महत्व पर, उनके वैशिष्ट्य को करेंगे। लेकिन अगर आप संपूर्ण पुराणों का अध्ययन करें तो संपूर्ण पुराणों में वैष्णव सामग्री भी है, शाक्त भी है और शैव भी है। सब अलग कर भी नहीं सकते। तो इनका सब का जो दर्शन होता है वह हमें काशी में होता है। तो काशी में ज्ञान परंपरा की दृष्टि से यह एक दिखता हुआ तत्व है, एक जो है संपूर्णता के साथ जो संग्रहालय, अगर भारत में काशी जो है देखने की भी चीज है, समझने की भी चीज है, अनुभव करने की भी चीज है और समझाने की भी जगह है। ये दुनिया में ऐसी कोई जगह एक साथ नहीं है। तो यह सब, इन सब के साथ काशी धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहा। छठी शताब्दी ईस्वी, मतलब जब श्री हर्ष के काल के बाद, उस काल के तब, अब मैंने कहा कि भारतीय विद्या ज्ञान के प्रसार के क्षेत्र में नए नए शास्त्रों के साथ, नए नए अनुशासन के साथ आ रही थी। क्योंकि अभी तक हमने अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे सामने ब्रह्म सूत्र भी थे, लेकिन उनका जो है जिस रूप में हमारे सामने उपस्थिति होनी चाहिए थी, हमारे सामने नहीं थी। कारण की ज्ञान परंपरा की दृष्टि से वह चिंतन जो है अभी उसकी आवश्यकता नहीं अनुभव की जा रही थी। लेकिन छठी शताब्दी के बाद जब एक तरह से श्रीहर्ष का काल आता है, तो उसके बाद से काशी में जो है सांस्कृतिक, इस तरह के सांस्कृतिक तत्व जो है वो और एक तरह से उनका अंकुरण होने लगा। और 8वीं शताब्दी में आकर के तो ये बहुत ही व्यापक रूप में हमारे सामने काशी दिखाई पड़ती है। क्योंकि यह वह समय था जब अब 8वीं शताब्दी, इस समय तक आते आते संपूर्ण भारत के सबका एक ही उद्देश्य होता था कि जीवन में कम से कम एक बार हमें काशी की यात्रा करनी है, काशी में जाकर कुछ ग्रहण करना है और काशी में जाकर के कुछ देना है। इसके साथ साथ, इसी उद्देश्य के साथ साथ 8वीं शताब्दी में सुदूर केरल से, उस समय से, आज सोचिए कि आज से 1200-1300 वर्ष पूर्व कैसे केरल के कालडी से एक बालक जो है वह काशी की यात्रा करता है और वह काशी में आकर के और यहीं पर जो है एक अपने भाष्य का, शारीरिक भाष्य का प्रणयन करते हैं। और फिर उस परंपरा में जो श्रीमद् भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भारतीय विद्या का एक तरह से जो यहीं के साथ जो स्रोत प्रवाहित किया, उससे भारतीय विद्या का क्षेत्र ही बदल गया। क्योंकि उसके सामने, हमारे सामने ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य आता है, सारे उपनिषदों पर हमारे सामने भाष्य आते हैं। तो धीरे धीरे ये भारतीय, ये परंपरा ज्ञान के रूप में इस तरह से आगे बढ़ने लगी। अब यह यहाँ यह बिंदु बिल्कुल से हम सबके मन में निश्चित रूप से यह स्थिर होकर के बैठ जाना चाहिए कि काशी कभी भी जो है वो किसी एक क्षेत्र के व्यक्ति की काशी नहीं रही। काशी जो है वो संपूर्ण भारत की रही। संपूर्ण भारत के जितने भी विद्वान थे, साधक थे, तपस्वी थे, सबका यहाँ पर उपस्थिति हुई। और मैंने कहा कि जैसे ही हमारे सामने 5 जो हैं ये आगमों के विस्तार की रूपरेखा बनी, तो उसमें जो है उनके सबके संप्रदाय के यहाँ जो है मठ बनना शुरू हुए। मठ माने विद्या स्थान। काशी जो है एक ऐसा स्थान है देश में
जहाँ की सारी प्रकार के भारतीय विद्याओं के स्थान हैं, अर्थात मठ हैं सभी संप्रदायों के। तो उस मठों के स्थान बन जाने के कारण काशी में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, मैं प्रांत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्षेत्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। क्षेत्र कहें इसका कुछ वैशिष्ट्य है। तो सभी क्षेत्रों की विद्याएं काशी आने लगी। मतलब काशी दो तरह से काम करने लगा। काशी में अब केंद्रीय बल के रूप में काम करने लगा और अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम करने लगा, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्सेस के रूप में कहते हैं, कि भारतीय विद्याएं काशी में आने लगी और फिर वो नए रूप में काशी से जाने लगी। तो यह काल जो है, यह परंपरा जो विशेष रूप से बनी कि ये भगवान विश्वनाथ का स्थान है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एक तरह से प्राचीनतम मठ के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ जंगमबाड़ी मठ की जो स्थापना हुई काशी में विश्वाराध्य जी महाराज के द्वारा, उसका समय की दृष्टि से वो बहुत प्राचीन, वो तो 2500 वर्ष पूर्व तक वह काल जाता है, लेकिन वह एक तरह से प्राचीन है। तो इसी तरह से वैष्णव संप्रदाय के, इन पांचों संप्रदाय के, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, सभी संप्रदाय के मठ यहाँ उपस्थित हुए। अब जो है एक बात और होने लगी कि अब कहीं से कोई जाता तो काशी में रुकता। अगर जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु जी अगर वो जगन्नाथ जी से वृंदावन जा रहे हैं पुरी से, तो काशी में रुक रहे हैं। काशी में रुक रहे हैं तो उनका स्थान बन रहा है। अगर अमृतसर से गुरु नानक देव जी काशी से कहीं जा रहे हैं तो काशी में स्थान बन रहा है। तो ये सारी की सारी परंपरा के लोग जैसे जैसे ये जहां से ये आगे बढ़ते रहे, उनके विद्या स्थान यहाँ पर होते रहे। और उस परंपरा में आते आते भारतीय विद्या अब जो है, अभी तक जो यह परंपरा थी जो चल रही थी हमारे सामने 13वीं 14वीं शताब्दी तक, यह शास्त्र की परंपरा लोक से उस तरह से नहीं जुड़ी थी। अब इसको लोक से जोड़ने का कार्य, क्योंकि उस काल में एक एक शास्त्र के दिग्गज विद्वान थे। जब यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी विराजमान थे, जो वेदांत के अद्भुत विद्वान, एक से विद्वान थे, लेकिन इस पूरी की पूरी शास्त्र परंपरा को लोक में पहुंचाना था। उस लोक में पहुंचाने का कार्य, क्योंकि ऐसा नहीं था कि लोक माने जब हम कहते हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि यह जो परंपरा थी उसमें एकनाथ जी महाराष्ट्र से भी आ रहे थे, वो भी काशी में रुक रहे थे, अलग अलग आ रहे थे, सारे प्रांतों से लोग काशी आ रहे थे। लेकिन इसमें तीन संत जो मुख्य रूप से, तीन क्या कहें यहाँ, दो संतों का जो योगदान हुआ, दो या तीन प्रमुख रूप से ले लें, गोस्वामी तुलसीदास जी ले लें, कबीर दास जी का ले लें, संत रैदास जी का ले लें, तो इसके माध्यम से ये सबसे पहले गोस्वामी जी का जो सबसे बड़ा जो एक तरह से क्रांतिकारी जो है, उनकी जो तपस्या थी, जो स्वाध्याय था, वह था कि पूरी परंपरा को वो एक शास्त्र के रूप में रामचरितमानस को देना और फिर उसको बाहर करना, क्योंकि उनकी एक प्रतिज्ञा थी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्येन स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो इसके साथ साथ सारी शास्त्र परंपरा को उन्होंने दिया। लेकिन इससे यह नहीं हुआ कि बनारस में इसके बाद लोक परंपरा ही आगे बढ़ती रही, शास्त्र परंपरा नहीं चली। अब इसमें जो है, अब बाहर के मतलब काशी के बाहर और विद्वानों का होगा। अब हमारे यहाँ जो देश में विद्या जो है वो स्वाध्याय और तप जो है वो सबसे प्रधान तत्व है, प्रधान कर्तव्य है। तो अब जो लोग आ रहे हैं काशी में, अगर उनकी हम बायोग्राफी बनाना शुरू करें कि काशी में ऐसा कौन सा तत्व है, क्योंकि अब अगर आप तमिलनाडु का तंजौर देखें तो कुंभकोणम से एक व्यक्ति जो है, एक वाजपेयी जी जो है, वो सब कुछ छोड़ करके काशी चलता है। एक मैसूर के एक गांव से एक तैत्रीय शाखाध्यायी सब कुछ छोड़ करके नरसिंह स्वामी जो है वो काशी आते हैं। तो धीरे धीरे इस परंपरा के लोग काशी आ रहे। आंध्र प्रदेश से भट्टोजी दीक्षित की पूरी परंपरा वो आंध्र प्रदेश से आती है। और यह जो परंपरा आती है वह ये सारी की सारी परंपराएं के परंपरा पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। अब उसके सामने जैसे भट्टोजी दीक्षित की पूरी परंपरा को अगर हम देखें तो काशी ने व्याकरण शास्त्र के क्षेत्र में पूरे विश्व को, संपूर्ण भारत को एक तरह से जो ये
सिद्धांत कौमुदी की परंपरा जो है, इसके अध्ययन की परंपरा की जिस पर कितने ग्रंथ प्रतिपादित हुए और जो भारत में आजकल अध्ययन का हेतु है, वो उसी के अनुसार वो उसके आगे से चल रहा है। इसी प्रकार तैतरीय शाखा की परंपरा में ये सब परंपराएं धीरे धीरे इस रूप में बढ़ती रही। और भारत में जब ये मध्यकाल के बाद, मैं और सारे उस पे प्रकरण में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से बीच बीच में जो है ये सारे के सारे आंदोलन होते रहे, काशी खंडित होती रही, बनती रही। इसका एक ज्ञान परंपरा की दृष्टि से इसका एक अलग इतिहास है। वह भी विश्व में कोई दूसरा उस तरह का शहर नहीं है कि 1000 मंदिर बने हों और फिर ना रहे हों, फिर 1000 बने हों, फिर ना रहे हों। तो इस क्या कोई समय की सीमा है गवीश जी? जी जी आचार्य जी, मैं धृष्टता नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो काशी का जो ज्ञान है वो आपके माध्यम से जो बह रहा था, तो मैं रोकने की धृष्टता नहीं कर पा रहा था। आपने पूछ लिया। कुछ अपने श्रोतागण की तरफ से कुछ प्रश्न हैं। मैं 5 मिनट में इसको जी 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 5 मिनट में कर लूं। तो जी जी जी। इसमें करते करते 16वीं शताब्दी में कुछ नाम ऐसे दे दें जिससे कि काशी को लोगों ने बढ़ा दिया। 16वीं शताब्दी के जस्ट बाद काशी में एक ऐसे सन्यासी हुए जिन्होंने काशी की ज्ञान परंपरा को सारा संरक्षित करने का काम किया। और यह सन्यासी थे कवींद्राचार्य, सर्व विद्या निधान कवींद्राचार्य जी। आप सोचो कि आज से उस समय पहले भी उनके संग्रह में 2000 से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट थी। और वह एक ऐसे आंदोलनकारी व्यक्ति थे कि उन्होंने सामाजिक हित के लिए भी उसी तरह काम, जब जजिया कर लगा करता था तो उस कार्य को उन्होंने जो है उसको दूर किया। तो 10-15 ऐसे विद्वान हैं काशी में रहे 19वीं 20वीं शताब्दी में, जिन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में अगर सोचे कि ये ना होते तो छोटी छोटी आयु में चले गए। जैसे कि भारतीय ज्योतिष के क्षेत्र में अगर पंडित सुधाकर द्विवेदी जी केवल 42 वर्ष में चले गए और 25 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया। एक विद्वान पश्चिम पूर्वी बंगाल से आते हैं, पंडित गोपीनाथ कविराज जी, वो बनारस के, हम काशी के शायद पहले विद्वान रहे होंगे। उन्होंने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के एक पांडुलिपियों को किया और उसके संपादन का कार्य आगे बढ़ाया। बौद्ध विद्या के क्षेत्र में, तिब्बती अध्ययन के क्षेत्र में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जो योगदान काशी के माध्यम से एक तरह से दिया, वह एक ऐसे विद्वान संस्कृत के विद्वान थे। और एक बार महामना मदन मोहन मालवीय जी ने उनके पास एक जर्मन विद्वान को भेज दिया कि आप जाइए और वो पंडित जी से मिल के आइए। वो पंडित थे महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा जी। तो जर्मन विद्वान गए तो वो उनसे संस्कृत में बोलने लगे, तो वो उनसे जर्मन में बोलने लगे। उन्होंने जर्मन शुरू की, वो फ्रेंच में बोलने लगे। उन्होंने फ्रेंच शुरू किया तो वो ग्रीक में बोलने लगे। तो उन्होंने सोचा इस आदमी से तो बात ही नहीं की जा सकती। मतलब ऐसे धुरंधर पंडित इस काशी में 19वीं 20वीं शताब्दी थे। तो कहने का अर्थ वो एक तरफ पारंपरिक विद्वान, लेकिन वो भारतीय विद्या के किस क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं थे। तो इस तरह से कश्मीर शैविज्म के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में, वेद के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों के में काशी ने भारत को जो दिया, वह भारत अपनी उस गरिमा के कारण आज भारत है। और वह सातत्य है, वह रुका नहीं है, आगे बढ़ रहा है। फिर कभी चर्चा करेंगे इस। आज एक ये परिचयात्मक जो है आपके सामने थोड़ा सा अवसर मिला, इसलिए इसको ग्रहण करें। इसमें जो कुछ त्रुटियां हों उसको आप लोग ना ग्रहण करें और मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने इस विषय को इतने कम समय में जो हम सब तक पहुंचाया है, प्रकाशित किया है, उसके लिए सभी हम श्रोता वृंद आप सबके आभारी हैं। इसी क्रम में आपने जो काशी के नाम की परंपरा, उसके ज्ञान की परंपरा के जो 2 तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व, ऐसी व्याख्याएं जो हमारे सामने उपस्थित की, उससे हम सभी कहीं ना कहीं लाभान्वित हैं। कुछ प्रश्न है, मैं बहुत भूमिका न रखते हुए सीधे कुछ प्रश्न आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। एक प्रश्न है जो बड़ा ही
अंत में आते आते आपने उसका उल्लेख किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इस पर आप थोड़ा सा और प्रकाश डालें। यह प्रश्न आयुष आनंद जी पूछ रहे हैं कि धर्म, दर्शन और आध्यात्म के अलावा विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यापार और कला के क्षेत्र में काशी का जो ज्ञान है वो किस प्रकार सहयोगी होता है, उसे हम आज अपने इस दैनिक जीवन में हम सब युवा लोग और अन्य सभी जो ज्ञान की परंपरा के लिए उत्सुक हैं, वो कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहली चीज ये कि यह सब प्रश्न अलग, ये सभी तत्व अलग अलग नहीं है। पहले हम लोग इसको अलग करने की कोशिश ना करें। हाँ, धर्म, दर्शन, कला और विज्ञान जो है ये सब अलग अलग तत्व नहीं है। हमारे भारतीय परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल एक ही छत है। मैंने कहा कि काशी अपने आप में एक दृश्यमान संग्रहालय है, संग्रहालय है। अभी हमने पिछले 1-2 वर्षों में काशी के जितने मंदिर हैं और जितने विग्रह हैं उनका एक सर्वेक्षण करवाया। वह पुस्तक के रूप में यहाँ के बहुत कला के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी जी ने उसका किया। तो इन सारे तत्वों को समझने के लिए आप काशी में अगर जितने काशी के मंदिर हैं और विग्रह हैं, ये इधर जो हमारे यहाँ जो हैं वो 12वीं शताब्दी के बाद से लेकर के 20वीं शताब्दी तक हैं, उनमें सारे तत्व आपको बड़े स्पष्ट रूप से मिल जाएंगे। कला के क्षेत्र में काशी, कला के प्रत्येक क्षेत्र में, मतलब ऐसा कोई शहर नहीं है कि अगर वो स्थापत्य के क्षेत्र में, मूर्ति के क्षेत्र में अगर अपने कीर्तिमान बना रहा हो, तो वहीं काष्ठ के खिलौने बनाने के क्षेत्र में, लोक के मेलों के माध्यम से समाज को दिखाने के क्षेत्र में, ये सारे तत्व जो हैं वो काशी में बड़े व्यापक रूप में आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, दूसरा एक प्रश्न है, 2 प्रश्न मैं एक साथ जोड़कर पढ़ रहा हूँ। यह एक प्रश्न रोहित रावत जी पूछ रहे हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में काशी की ज्ञान परंपरा को आप कैसा देखते हैं और आज आप उसकी समीक्षा कैसे करेंगे? एक और दूसरा प्रश्न इसी से जोड़ता हूँ, डॉक्टर रजनी शुक्ल जी पूछ रहे हैं कि काशी की ज्ञान परंपरा में दक्षिण भारत के यदि विद्वानों का योगदान है तो वो किस प्रकार से है, किस दिशा में? पहली चीज ये कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में काशी की ज्ञान परंपरा की दृष्टि से अगर देखें तो यह बात कहनी नहीं चाहिए हमें, लेकिन मैं कह देता हूँ आज। ये चूंकि आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, इस पर विचार करें। ये अब तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, हाँ, ये सारे आगम ग्रंथ जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, जो आगम ग्रंथ हमें उपदेश करते हैं, जो हमें वो आज सारी चीजें हम लोगों को जबरदस्ती करनी पड़ रही है। ये सब वो बहुत पहले बता गए। तो हमारी जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमारी पारंपरिक जितने भी ग्रंथ हैं, अभी भारत में संयोग से बहुत, मैं भी आपने कहा ही, मुझे बहुत ही संपूर्ण भारत को कई बार टटोलने का, विशेष रूप से संस्कृत विद्या के विद्वानों से और पांडुलिपि संग्रहालयों में जाने का अवसर मिला। लेकिन किसी भी संग्रहालय में या किसी भी संग्रहालय के यह सामर्थ्य नहीं रही। भारत की प्रतिष्ठा कब हुई, ये बिंदु आप सबके लिए बता देता हूं। देखिए 18वीं 1740 के तक भारतीय विद्या जो है वो भारतीय पंडितों के, भारतीय विद्वानों के अंतःकरण में विराजमान थी, गुरु शिष्य परंपरा में विराजमान थी। वह उस रूप से व्यापक जो है हमारे समाज में भी आप उतना उस दृष्टि से नहीं जानी जा रही थी कि हमारे पास क्या क्या है, क्योंकि हम जो है गुरु परंपरा के अनुशासन में चलते थे। लेकिन एक जर्मन विद्वान ने जब ऋग्वेद की एक मैन्युस्क्रिप्ट हमारे सब विश्व को दिखा दी, मरुत सूक्त की, तब पूरे विश्व में एक तरह से ये हो गया कि भारत में तो बड़ा ज्ञान है। तब हमारे 5 स्टेट विशेष रूप से, महाराजा ट्रेवेंकोर, महाराजा गायकवाड़, महाराजा मैसूर और हमारी जो रेसिडेंसी थी जो मद्रास की,
इन लोगों ने जो है क्या किया कि भारतीय विद्या के जो हमारे मूल ग्रंथ थे, शास्त्र थे, उनको खोजना शुरू किया। और इस दृष्टि से लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन राजाओं के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ आए। सबने ओरिएंटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, चाहे वो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट मैसूर हो, त्रिवेंद्रम हो, या बड़ौदा हो, या गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मद्रास। इनके माध्यम से खूब हमारा संग्रहण होने लगा। और तब तक जो है भारत ये समझ ही नहीं पा रहा था कि हमारे पास निधि कितनी है। हम अंदाज लगा पाते थे 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। धीरे धीरे बाहरी व्यक्तियों ने, मतलब एक विद्वान जर्मन का, वो 60 वर्ष केवल ये पता लगाता रहा कि भारत में पांडुलिपियां कितनी है, पूरा जीवन लगा दिया। और उसने बताया जो है 1930 में कि नहीं, भारत के पास 60,000 के लगभग तो निश्चित रूप से है। और 1935 में आके हमने कहा कि नहीं, हमारे पास 5 लाख है। हम ये सब काम करते रहे, लेकिन हमारे ये जो है हमारे पास, उसको हम लाने के लिए जो है, उसके लिए कोई भी ठोस उपाय नहीं कर रहे हैं कि भारत, ये बनारस के परिप्रेक्ष्य में है, पूरे बनारस में 2 लाख, कम से कम 2 लाख जो है मैन्युस्क्रिप्ट हैं बनारस में, ज्यादा की बात नहीं करते। अगर बनारस के मात्र की ये 2 लाख पांडुलिपियां जो हैं, इसमें से हम 2% भी अगर ले आ दें अगले 10 वर्ष में, तो भारतीय विद्या की, भारतीय ज्ञान परंपरा का चित्र ही अलग होगा। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग विषयों में। तो 18वीं 19वीं शताब्दी का जो बनारस है, उसके लिए आवश्यक है कि यहाँ की जो निधि है जिनके पास है, उसको ले आने के लिए हम प्रयत्न करें। यही प्रश्न चाहते थे, या इसको मैंने कुछ इधर उधर कर दिया? नहीं, ठीक है। मैं, और यह आपने जो विषय क्योंकि आप उस दायित्व में भी हैं, और श्रोतावृंद से भी की ओर से भी एक निवेदन करता हूँ, इस कार्य में हम सभी जो अपने अपनी क्षमता के अनुसार हम इस ओर अग्रसर हों, ताकि जो ज्ञान परंपरा, जो कहीं न कहीं कुछ अंश जो हमारे बीच में अभी भी रह गए हैं, जो पांडुलिपियों के रूप में ज्ञान निधि है रक्षित, वह सभी को प्रकाशित करे। एक और जो विषय आया था बीच में, अश्वमेध यज्ञ का, उससे क्या तात्पर्य है, ऐसा एक प्रश्न आया। ये तो पूरा स्रोत विधान है हर यज्ञों का। अश्वमेध यज्ञ में ये तो सभी जानते हैं कि उसमें अश्व छोड़ा जाता था। और मेरे ख्याल से जो प्रश्न वो चाह रहे हैं, वो मेध के विषय में जो विवाद उठता है, शायद वो उसी पर जो प्रश्न करता है, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिखा, तो वहां पर केवल आप उस अंश को बस बता दीजिए। वो मुख्य रूप से यही है कि अश्व उसमें प्रतीक रूप में छोड़ा जाता था। एक तरह से वो अपने स्वामित्व को, संपूर्ण राष्ट्र में अपने स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए, और उसमें तरह तरह के भाष्य हैं अश्वमेध और पुरुषमेध को लेकर के, लेकिन मुख्य यही है कि उसमें अश्व का जो है वो छोड़ा जाता था। जो बनारस के परिप्रेक्ष्य में वो सत्राजित ने किया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ था। अश्व जो है वो पकड़ लिया गया था, और उसके बाद अलग अलग विधान है उसके। वो स्रोत विधान, स्रोत का मैं पूर्ण अधिकारी नहीं हूं, इसलिए उसके संशय में बताना मुझे उचित नहीं लगता। एक और विषय है, बहुत ही गंभीर प्रश्न है। उनका कहना है कि जैसे सोने का टुकड़ा सोना ही होता है, वैसे ही हम सब परमात्मा के अंश हैं, तो हम सब में लोभ, मोह, द्वेष इत्यादि क्यों? यह प्रश्न अपने आप में एक दूसरे व्याख्यान के लिए हमें प्रेरित करता है। ये दूसरे व्याख्यान को प्रेरित करता है, लेकिन जो प्रश्न कर रहा हो ना, उसके यह जो है, यह उत्पन्न तब होते हैं अपने यहाँ जब भी कोई तत्व प्रारंभ होता है। देखिए, आप सब विद्वान हैं, भारतीय विद्या के, संस्कृत के विद्वान हैं, तो अपने यहाँ सबसे पहले क्या कहा गया?
अगर कोई शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है तो भगवती जो है वो जाके क्या कहती है, निरुक्त शास्त्र में है, विद्या हवै ब्राह्मण माध्यगाम। विद्या जो है वो ब्राह्मण के पास जाकर कहती है कि मुझे ऐसे व्यक्तियों के पास, ऐसे के पास ना भेजो जो कुटिल हैं, जो सरल नहीं है, जो परनिंदा प्रशंसा में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के अगर पास जाने से मैं क्षीण हो जाती हूँ। तो ये क्षीणता कैसे आती है? जब आप जो है तप और स्वाध्याय का पालन नहीं करते। ये आपके पास आएंगे ही नहीं अगर आप तप और स्वाध्याय का पालन करेंगे। अब इसी के ऊपर तो सारा अथर्ववेद है। कभी आप चिंतन करिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई ऐसा शास्त्र है जो 3000 साल पहले आज की तरह इतने रोगों की चर्चा करता रहा हो। तो रोग क्यों होते हैं, ये रोगों का इन्होंने प्रश्न किया है इसमें अलग व्याख्यान की जरूरत है। लेकिन ये तप और स्वाध्याय का पालन करें तो इनके पास ये चीज नहीं आए। इनके पास तो नहीं आएगी, बाकी चाहे जितने लोग जिसके पास। अब हमारे को समय क्योंकि बाध रहा है, प्रश्न बहुत सारे हैं, तो मैं प्राश्निकों से निवेदन करता हूँ, आप प्रश्न ईमेल करेंगे तो उस पर आपको उत्तर भेजे जाएंगे फिर बाद में। अभी हम यहाँ पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आदरणीय विजय शंकर शुक्ल महोदय का। एक रजनीश शुक्ल जी का प्रश्न था ना? हाँ, वो दक्षिण भारत के विद्वानों का क्या योगदान विशेष इस दिशा? इतना दक्षिण भारत के योगदान, काशी में आकर ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में इतना बड़ा योगदान है कि अगर उनके योगदान को हटा दें तो काशी का आधा योगदान कम हो जाएगा। ये चाहे वो व्याकरण शास्त्र की परंपरा में हो, भट्टोजी दीक्षित की परंपरा, या अभी 20वीं शताब्दी तक आते आते राजेश्वर द्रविड़ जी जो है उनकी धर्मशास्त्र के विद्वान थे। ये सारे के सारे लोग काशी थे। आए भी और गए भी। आज जो मीमांसा शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र की जो परंपरा है, उसमें तो सारा का सारा योगदान जो काशी के माध्यम से हुआ वो तमिलनाडु का हुआ। चिन्न स्वामी शास्त्री जी आए और उनके यहाँ काशी में रहे, वो तमिलनाडु के गांव में थे, और उनकी जो शिष्य परंपरा हुई, उनकी पट्टाभिराम शास्त्री जी, ये युधिष्ठिर मीमांसा तक जितने लोग हुए मीमांसा के क्षेत्र में, सब परंपरा कहाँ से आई? तमिलनाडु से आई। काशी में वो फलवती हुई और फिर पूरे भारत में पुष्पित हुई। बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पास पूरी की पूरी जो है लिस्ट है, वो एक एक विद्वान को लेकर के। और मैंने एक बड़ा अच्छा काम कबीर जी किया काशी को समझने के लिए। मैंने 3 वर्ष बहुत परिश्रम किया ज्ञान परंपरा को समझने के लिए। मैंने क्या किया, काशी के, मैंने कहा ज्ञान का जो प्रवर्तन है वो अब भगवान आदित्य के माध्यम से होता है। हमारे पास जो ज्ञान है पूर्वी उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम भारत के पास, यह ज्ञान भगवान सूर्य से हमें मिला है। बाकी भारत को जो मिला है डायरेक्ट वो प्रजापति के से प्राप्त ज्ञान है। लेकिन हमें जो ज्ञान मिला वो भगवान सूर्य से मिला, और वो भगवान योगेश्वर याज्ञवल्क्य को मिला। तो वो शुक्ल यजुर्वेद इसीलिए अपना कारण संहिता हम लोगों की है। तो हमने द्वादश आदित्य के रूप में 12 विद्वानों को चुना अलग अलग विद्या के क्षेत्र, और 12 शास्त्र परंपरा के माध्यम से काशी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। काशी को समझना जो है वो एक जीवन का काम नहीं है, लेकिन आज आप फिर से प्रेरित किया, इसलिए आप लोगों को बड़ा बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आदरणीय महोदय ने बताया, तो विषय तो बहुत सारे होते हैं और विषयों के व्याख्यान भी बहुत होते हैं, पर हम पाठे उसे क्या लेकर जाएं वह महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे महोदय का एक जो उदाहरण है जो उन्होंने बताया कि जो जौहरी जब अगर उस रत्न की पहचान न करे तो वह सबसे बड़ा दुख का विषय होता है उस जौहरी के लिए ही। वैसे ही हम सभी, मैं मानता हूँ उपस्थित सभी श्रोतागण, समस्त श्रोता वृंद, इस ज्ञान परंपरा के हम सभी संवाहक हैं, सभी हम प्रवर्तक हैं एक तरीके से, किसी न किसी माध्यम से। हम विषय अलग पढ़ रहे होंगे, हम कहीं और कुछ और कार्य कर रहे होंगे, किसी और क्षेत्र से जुड़े होंगे, लेकिन जो परंपरा जो है वह सनातन होती है। उस परंपरा का निर्वहन हमारे द्वारा ही किया जाना है।
एक पद्य पढ़ा जाता है कि जब एड़ी चेरी गई भई कछु ना पीड़ और जान जौहरी पग दियो फाट्यो मोर शरीर। जब एक अज्ञानी व्यक्ति, एक कोई अज्ञानी पुरुष नदी के किनारे किसी हीरे से अपने पैर रगड़ता है तो उसको दुख नहीं होता उस रत्न को, लेकिन एक जौहरी जब उस पे पैर रखकर आगे बढ़ जाता है तो उसका शरीर फट जाता है। तो ऐसे ही इस संस्कृति को हम मानते हैं, हम पूजते हैं, हमारे अंदर रहती है। इसी संस्कृति को हमें निर्वहन करते हुए चलना है और इस परंपरा को हमें, विशेष रूप से हम सब युवा वर्ग हैं, हमें आप जैसे आचार्यों के मार्गदर्शन में आगे इस परंपरा को लेकर चलना है। ऐसा ही ध्येय मैं समझा, मुझे समझ में आया। मैं बहुत बहुत पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे इस काशी फाउंडेशन के जो अधिकारी महोदय हैं अभिनव जी, वह एक औपचारिक जो धन्यवाद का एक प्रक्रिया है उसको आप अभिनव जी। मैं धन्यवाद ज्ञापन करने से पहले एक बार भानु जी को बुलाना चाहूंगा, वो कुछ बताना चाहते हैं। नमस्कार। एक सूचना मैं देना चाहता हूं कि काशी डायलॉग के अंतर्गत इस सप्ताह में कुछ हमारे और व्याख्यान होने वाले हैं और बहुत ही विमर्श वाले व्याख्यान है। 26 तारीख को काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पंडित श्रीकांत मिश्र जी हमारे साथ 26 तारीख को मंगलवार को होंगे। और उसके बाद 28 तारीख को सिद्धार्थ तिवारी जी हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, वो काशी और भारतीय धार्मिक पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है कोरोना का, उस पर चर्चा करने वाले 28 तारीख को। और 30 तारीख को जो है विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है, उस पर हमारे साथ BHU से कुछ प्रोफेसर जुड़ेंगे। तो ये कार्यक्रम काशी फाउंडेशन के द्वारा इस सप्ताह में किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जरूर जुड़िए हमारे साथ, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपका ज्ञानवर्धन होगा। धन्यवाद। अभिनव जी। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, आदरणीय प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल सर, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और अपनी ज्ञान गंगा से हम सभी को प्रकाशित किया। गवीश जी, जिन्होंने विषय परिवर्तन का कार्य संभाला, और उन सभी लोगों को जो इस ज्ञान गंगा को सुना और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशी फाउंडेशन की टीम, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इस कार्यक्रम को सफल किया। अंत में मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जुड़े। एक सूचना है, जो लोग, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हम काशी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो जो लोग भी काशी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है kashi_FOUND। आप इस ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kashifoundation@gmail.com। आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। काशी फाउंडेशन KAASHIFOUNDATION, kashifoundation@gmail.com। इसके बाद हम एक फीडबैक फॉर्म आपके मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। आप उस फीडबैक फॉर्म को भर सकते हैं। आपका कोई सजेशन हो, आप अगर कुछ हमारे साथ जुड़ के कोई प्रोग्राम करना चाहते हो या काशी के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। अच्छा, एक अंत में मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहना चाहता हूं, आज काशी का स्थापना दिवस है 24 मई। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस दिन हम आज जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये नमः पार्वती हर हर महादेव। हर हर महादेव।